दोस्तों हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आपके लिए मैं जो है श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित बीए फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर आई हूँ, जो कि लास्ट ईयर का पेपर है और यह पेपर हुआ था 2020 में। इसमें 50 क्वेश्चंस आए थे और इस पेपर में 50 क्वेश्चंस आपकी सभी यूनिट से क्वेश्चंस बने थे। जैसा कि आपको मालूम ही है, आपकी 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है फर्स्ट पेपर का, ठीक है। ये जो है आपका फर्स्ट पेपर है और 4 यूनिट में ये डिवाइड है आपका पेपर और सभी से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक्सप्लेन के साथ साथ आंसर के साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि आपका किस यूनिट से प्रश्न बन रहा है। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न उठाए गए हैं, तो आप ज़्यादा फोकस उसी यूनिट पर कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है कि इस पेपर में जो प्रश्न आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो प्रश्न भी यहीं से बन रहे हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा जब मैं प्रश्न कराऊंगी। इसके साथ आपको एक जानकारी और दे देती हूँ कि हिंदी मिरर पर जो दोस्त आज ही जुड़े हैं उनके लिए बता देती हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर जो है आपका ST SU का, तो हिंदी मिरर पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सिलेबस से रिलेटेड मैंने 17 वीडियो बनाई है, जिसमें कंसेप्ट के साथ साथ आपके MCQ की भी अच्छे से तैयारी कराई गई है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें जो आज ही जुड़े हैं, और जो आज ही जुड़े हैं वो बेल आइकन को हिट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। वैसे तो मैंने वो जो 17 वीडियो बनाई हैं उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर किया है, सारी यूनिट का, और वहाँ से MCQ भी तैयार किए, लेकिन आपको लगता है कि वह सफिशिएंट नहीं है आपके लिए 17 वीडियो और साथ में ये पेपर, तो मैं आपके लिए और वीडियो बना दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बताना होगा कि कौन से टॉपिक को लेकर आपको वीडियो चाहिए, तो फिर मैं आपके लिए दूसरी वीडियो तैयार कर दूंगी। 1 तारीख तक अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका 1 तारीख को पेपर है हिंदी का, तो अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और सभी हिंदी का पेपर जो है क्वालिफाई कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप आज ही जुड़े हैं, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हिंदू, हिंदुस्तान, इन तीनों शब्दों का उदय किस भाषा से हुआ। सीधा हम आंसर बताएंगे, जिससे ज़्यादा टाइम आप लोगों का ख़राब ना हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप टाइम को कंज्यूम कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि आंसर के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कौन सी यूनिट से प्रश्न बन रहा है, तो साथ में आप ये भी चीज़ नोट करते चलें कि 50 प्रश्न कौन कौन सी यूनिट से बने हैं, तो फिर आप उसी यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना। वैसे तो पैटर्न हर साल ही बदलता है पेपर का, लेकिन तब भी आप देखना कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, इन तीनों शब्दों का उदय किस भाषा से हुआ, तो यह हुआ है फारसी भाषा से। फर्स्ट यूनिट से प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें 22 भाषाएं शामिल है फर्स्ट यूनिट। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। सेकंड यूनिट से प्रश्न बना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बोली की भाषा बनने का प्रमुख कारण कौन सा है, तो जब बोली भाषा का रूप ले लेती है तो वह उसका कारण बनता है सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या। जब राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि अगर बोलने वालों की संख्या ज़्यादा होती है तो वह बोली को भाषा का रूप दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली की परिनिष्ठित रूप आधार क्या है। जो खड़ी बोली है उसका परिनिष्ठित रूप का आधार क्या रहा, उसका रूप का आधार रहा कोरवी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। हमारे देश में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ये मोस्टली सभी को पता होगा कि कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या फिर पैसाची, तो आपका सी आंसर इसमें सही जाएगा, मागधी अपभ्रंश से। अभी तक आपके जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वह फर्स्ट से और सेकंड यूनिट से बन रहे हैं। चलिए 7 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 8वां प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, लेकिन कन्नौजी नहीं है। तो चलिए इसका देखते हैं, कन्नौजी किसकी है, पश्चिमी हिंदी की। चलिए प्रश्न अगला, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, आ गई पश्चिमी हिंदी। इसमें आपकी जो
पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कन्नौजी हमने पढ़ा है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी की भाषा है। कामायनी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या बना है, भाषा से संबंधित। भाषा आपके सिलेबस में है ना, तो भाषा आपको बताना है कामायनी की भाषा क्या है। तो कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो मलयालम आती है, कन्नड़ भी आती है, असमिया भी आती है, लेकिन मलय नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस लिपि में लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जिस लिपि में हम जो लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। तो आपकी जो देवनागरी लिपि है वही ऐसी लिपि है जिसमें आप जो लिखते हो वही आप पढ़ते हो। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 13, उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था। 1927, 1947, 1957, 1967। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 1947 में उन्होंने एक समिति का गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ। देखिए 14 प्रश्न तक हम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक फर्स्ट और सेकंड यूनिट ही आपकी चल रही है। इब्रानी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि या फिर रोमन लिपि। तो भारत की जो प्रमुख लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को अवैज्ञानिक मानकर किस लिपि को अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि जो है वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है और हमें दूसरी लिपि अपनानी चाहिए। तो वह कौन सी लिपि के लिए बोले थे, तो उन्होंने कहा था कि रोमन लिपि अपनानी चाहिए, यह पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ग अल्पप्राण ध्वनि का है। अब देखना है कौन सा अल्पप्राण ध्वनि का है। तो क ख ग घ नहीं है, च छ ज नहीं है, त द न प ये अल्पप्राण है। अब दोस्तों अगर आपको अल्पप्राण, ठीक है, और दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो छोटी सी मैं इसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूंगी 5-10 मिनट के लिए, आपको पूरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दूंगी कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, आयोग भाग क्या होते हैं, सभी चीज़ें आपको समझा दूंगी। और साथ में घोष अघोष ये चीज़ आपको आनी चाहिए। प्रश्न यहाँ से बनते हैं ज़रूर, यहाँ पर प्रश्न आपका बन चुका है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ क्या होते हैं अल्पप्राण। देखिए हमारे वर्ग होते हैं ये क, च, ट, त और प, ठीक है, ये वर्ग होते हैं। का में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ और अण, ठीक है, ये 5 आ गए आपके, ठीक है, 5 हो गए। अब 5 में से जो आपका पहला है, तीसरा है और 5वां है, ये होता है अल्पप्राण। जो ख है और घ है यानी कि दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो ये कह रहा है कि अल्पप्राण ध्वनि है किसकी है। अब देखिए ता वाला ले लेते हैं हम, ये जो है ता वाला ले लेते हैं। ता में पहला हो गया, था दूसरा हो गया, त था, द, ध और न। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पहला ता है, यहाँ पर जो है आपका दा है और यहाँ पर ना है, लेकिन ना यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पा है, पा पहला है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये चारों हैं यही अल्पप्राण हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में नासिक्य व्यंजनों का कुल कितनी संख्या प्रयुक्त होती है। अभी मैंने आपको बताया ना क, च, ट, त, प, इन सब के लास्ट में आपको पता ही है कि अणय आता है ना, सबका अणय आता है। बोलते हैं हम सबको अणय ही है, लेकिन लिखे जाते हैं वो अलग अलग। तो ये 5 ही आते हैं, तो यही 5 नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, और साथ में ना भी होता है आपका। तो ये होते हैं आपके 5। चलिए आगे चलते हैं। गढ़वाली भाषा की गद्य की प्रथम मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा आपका न्यू टेस्टामेंट। ये पहली मुद्रित पुस्तक थी गढ़वाली भाषा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य साधन क्या है। क्या होता है दृश्य श्रव्य साधन।
दृश्य श्रव्य साधन का मतलब होता है जिसको आप देखते भी हो और सुनते भी हो। तो इसमें टीवी ही ऐसा है जिसको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक सभी को पता है कि चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम लिपि है। अभी तक आपने देखा है 21 पर हम आ चुके हैं। अभी तक आपकी फर्स्ट सेकंड यूनिट से ही प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी है। अब ये थोड़ा अलग प्रश्न लेकिन भाषा से संबंधित ही बन रहा है ना। शुद्ध वर्तनी क्या है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द है ईर्ष्या, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। प्रेस चौथा स्तंभ है किसका? देश का, समाज का, राजनीति का, प्रजातंत्र का। तो प्रेस जो चौथा स्तंभ बोला जाता है वह प्रजातंत्र का बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर मेरे हमसफर जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? 24 पर आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। कौन से यूनिट पर आ चुके हैं? अब हम आ चुके हैं 3rd और 4th यूनिट पर। तो इन्होंने जो आपके हाफ क्वेश्चंस लिए वो फर्स्ट सेकंड में से, और जो हाफ आगे 50 क्वेश्चंस बनेंगे वो 3rd 4th में से बनेंगे। चलिए देखते हैं, कमलेश्वर मेरे हमसफर जीवनी किसकी है? तो गायत्री कमलेश्वर की है, क्योंकि वही तो लिख सकती है कमलेश्वर मेरे हमसफर, और कोई थोड़ी ना लिखेगा। चलिए अगले देखते हैं, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके जो औरंगजेब की आखिरी रात है यह एक एकांकी है। इसके डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति किसकी है? तो इसे बताना है कि यह उक्ति किसकी है। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, वह पद्य रचना जिसके छंद कथा सूत्र की व्यवस्था से पिरोए रहते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा चंपू काव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29। वह पद्य रचना जिसके छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि अपना आप से ही वह पूरे और स्वतंत्र रहते हैं तथा किसी आंतरिक नियम में वो नहीं बंधे होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सीधा सीधा आंसर मुक्तक काव्य, मुक्त होते हैं वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य में उक्ति किसकी है? तो सीधा सीधा आंसर लगा दीजिए, पंडित जगन्नाथ की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण बिनुना बिरजई कविता बनिता मित्र किसकी है पंक्ति ये, या उक्ति किसकी है? आचार्य केशवदास, मतीराम देव, पद्माकर। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य केशवदास की। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध, रश्मिरथी, सुदामाचरित, द्वापर काव्य किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण आपके हैं खंड काव्य के। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं? प्रश्न बन रहे हैं 3rd यूनिट से। ठीक है, 3rd यूनिट से प्रश्न बन रहे हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर आपके जो विधाएं हैं उनके साथ साथ आपका प्रबंध और मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पर विधाएं के साथ साथ इसमें जो एक पॉइंट्स आपका बना हुआ है मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, वहाँ आपके क्वेश्चंस उठाए गए हैं वहाँ से। ठीक है, प्रश्न के जो आपके बने हैं 3rd यूनिट में से ही है प्रश्न। मैं आपको बताया था ना कि 3rd यूनिट में से, लेकिन जो आपके इसमें टॉपिक हैं अलग अलग, इसमें 3 टॉपिक हैं आपके, साहित्य शब्द की उत्पत्ति, हिंदी गद्य की विधाएं और फिर नाटक एकांकी में अंतर। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ना हिंदी साहित्य शब्द की उत्पत्ति और साथ में प्रबंध और मुक्तक काव्य, वहाँ से ये प्रश्न बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है? अब आ गए ये 3rd यूनिट के दूसरे पॉइंट पर, यानी कि उपन्यास पर। आपका बंटी, सुखदा, पुनर्वा या मैलांचल। तो मैलांचल क्या है? आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, टिहरी की कहानियाँ किस कहानीकार का संकलन है? बहुत इन्होंने सीक्वेंस से आपके प्रश्न बनाए हैं, हर टॉपिक से आपके प्रश्न बनाए हैं। 24 तक इन्होंने आपके बना दिए फर्स्ट सेकंड यूनिट से। अब इन्होंने 3rd यूनिट के प्रश्न ले लिए आपके 4-5 वहाँ से ले लिए फर्स्ट। अब इन्होंने 3rd यूनिट में 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक के पहला टॉपिक के बनाए, अब दूसरा टॉपिक ले लिया इन्होंने। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। टिहरी की कहानियाँ 34 का आंसर होगा विद्यासागर नोटियाल। अगला प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह
किसका है? तो 35 का आंसर होगा बी, विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है, हिंदी का मौलिक उपन्यास, पहला मौलिक उपन्यास पूछा है, तो वह है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है 37, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों, आपके सिलेबस में कोई भी पर्टिकुलर कोई भी कहानी उपन्यास नहीं है, आपको सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो कहाँ मिलेंगे आपको? जो मैंने कहा ना 17 वीडियो हैं आपकी टोटल वहाँ पर, और साथ में एक दूसरी ही प्लेलिस्ट बीए फर्स्ट ईयर करके जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलती हैं उनको ज़रूर चेक करिए, वहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, समय, कार्य तथा स्थान की एकता को कहते हैं, क्या कहते हैं इन तीनों की एकता को? संकलन त्रय, ठीक है। त्रय का मतलब 3 हो गया ना, यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, तो संकलन त्रय। गीति नाट्य का संबंध किससे होता है? काव्य एकांकी से, नाटक से, रेडियो एकांकी से या प्रहसन से? तो 39 का आपका उत्तर हो जाएगा काव्य एकांकी से। अगला प्रश्न है, लक्ष्मा की साहित्यिक विधा की रचना है। अब कहाँ पर आ गए आप? ठीक है, अब देख लीजिए 40 का आपका आंसर जा रहा है बी में, रेखा चित्र। आप आ चुके हैं 4th यूनिट पर अपनी, ठीक है। 4th यूनिट में क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, साक्षात्कार है, जितनी भी विधाएं हैं सब आपकी इसमें दे दी गई हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, सारी विधाओं को पढ़ना पड़ेगा अब तो। ब्रह्मनाट्य शास्त्र के रचयिता हैं कौन है? भरत मुनि। अगला प्रश्न, निम्नांकित रेखा चित्रों में प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अभी हम डाउटफुल हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका ऐसा है, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ आप चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि की आत्मकथा का शीर्षक है। वियोगी हरि की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो हमें बताना है, तो 43 का आपका बी हो जाएगा, मेरा जीवन प्रवाह। ये इनका शीर्षक था आत्मकथा का। आत्मकथा से बन रहे हैं प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित किस रिपोर्टाज का हिंदी प्रथम रिपोर्टाज से बन गया प्रश्न माना जाता है? पहला। तो इसमें कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसे बना, इन्होंने हिंदी का प्रथम रिपोर्ट आज आपसे पूछा, इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया साथ में आपको, लेकिन प्रथम पूछा है सिर्फ, है ना, आंसर सिर्फ प्रथम का बनेगा। देख लीजिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है? देख लीजिए कौन सा है। 45 का आंसर हो जाएगा सी, युद्ध यात्रा इनका रिपोर्टाज है ये। अगला प्रश्न है 46, डायरी के पन्ने शीर्षक कृति है। तो डायरी से ही पता चल रहा है कि ये डायरी विधा से प्रश्न बना है, तो 46 का आपका आंसर ए, ये घनश्याम बिड़ला की है ना। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का शीर्षक है। क्या शीर्षक है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी? तो इसका शीर्षक है आवारा मसीहा। चलिए अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा वर्णित डायरी विधा की कृति है। अब डायरी से प्रश्न बन चुका आपका, तो यह है ज्यादा अपनी कम पराई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 आपका हो चुका है, 48, ठीक है, 48 का आपका ए। अगला प्रश्न है 49, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। कौन सा वृत्तांत है इसमें हमने चेक करना है, तो इसमें आपका जो वृत्तांत हो जाएगा वह हो जाएगा पृथ्वी परिदक्षिणा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर मैं आपको बताऊं कि तूफानों के बीच किसका है, पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका है, देश की मिट्टी बुलाती किसका है, और इसमें युद्ध यात्रा का आंसर आपको मैंने बता ही दिया है, तो यहाँ पर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी आपके लिए अगर मैं सबका अलग अलग आपको बताने बैठूंगी। लेकिन जो 17 वीडियो है वहाँ पर आपको अब तूफानों के बीच का जो है उसका भी आंसर मिलेगा, बंगाल का अकाल किसका है इसका भी आंसर मिलेगा, लक्ष्मीपुरा का आंसर आपका हो ही गया है, ठीक है, अल्मोड़ा के बाजार किसकी कृति है ये भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिंहावलोकन आंसर मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो आपकी 17 वीडियो है वहाँ पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा नहीं है, तो सिंहावलोकन उनके द्वारा लिखित नहीं है। बाकी नील का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपानतर, क्या भूलूं क्या याद करूं, और एक और है, इन्होंने 4 लिखी है, 4 पार्ट हैं इनकी आत्मकथा के,
ठीक है। तो वह नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, 3 के नाम आपको पता चल गए हैं। चौथी कौन सी है उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंहावलोकन का भी नाम बताएंगे। तो आपका एक तैयारी का तरीका ये भी है कि जहाँ पर ये आंसर पता चल गया लेकिन ये 3 नहीं पता चले तो उनको ढूंढिए आप। अगर नहीं ढूंढ सकते हैं तो 17 वीडियो जो है उनको चेक करिए, वहाँ इनके आंसर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, आपके तो 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, मैं जो पता भी नहीं चला मैं कराते जा रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, और एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है, और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए साथ में। ठीक है, जाने से पहले लाल बटन ज़रूर दबाएं। और आपको और भी कंटेंट चाहिए, और भी कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और जो आंसर मैंने आपसे पूछे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। और लाइक एंड शेयर तो करना ही है, और लाल बटन भी ज़रूर दबाकर जाना है।